अब क्रिकेट पे कुछ बात हो जाए। क्रिकेट की बात हो जाए, क्रिकेट की बात अब होती रहेगी क्योंकि सैफ अली की सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज शुरू होने वाली है। कल से पाकिस्तान वनडे स्क्वाड की ट्राई नेशन सीरीज की तैयारियां जारी हैं और ये सीरीज सिंगल लीग की बुनियाद पर 4 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी, जिसके इब्तदाई 2 मैचेस लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होंगे, जबकि आखिरी लीग मैच और फाइनल कराची के नशे स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस पर भी बात करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करेंगे। कौन है हमारे जी? माजिद भट्टी साहब हमारे साथ आज मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनसे शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम सरवत जोहेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह मौका दिया। जी सर, थैंक यू सर। ये बताइए टीम स्क्वाड की तैयारियां कैसी जा रही हैं और जीत के क्या इम्कानात हैं? ये बड़ा भारी भरकम सवाल कर दिया है हमने आपसे। देखें, अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने कुछ 11 खिलाड़ी बनाए हैं। अरे और मेरे जबरदस्त। ख्याल में यही पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो सैटरडे को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। देखें, बाबर आजम और फखर जमान, ये पाकिस्तान का नया ओपनिंग पेयर है और कंफर्म है कि बाबर जो है उनको अब ये मिशन सौंपा गया है कि जिस तरह मिड 90s में और उसके बाद सचिन तेंदुलकर भारत के लिए एज ए ओपनर रोल प्ले करते रहे, तो बाबर को टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि आप ज्यादा ओवर भी खेलें, ज्यादा गेंदे भी खेलें और ज्यादा टाइम भी पिच पे गुजारें, लेकिन पाकिस्तान को मैच जितवाएं। सही। तो बाबर और फखर जमान ये पाकिस्तान के ओपनर होंगे। कामरान गुलाम वन डाउन पर आएंगे, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा। तो पाकिस्तान के तकरीबन 7 बैट्समैन हैं। उसके बाद जो रेगुलर स्पिनर होंगे जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट भी चल रही है, अबरार अहमद, क्योंकि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा का हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होगा। फिर 3 फास्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। और वो 4 खिलाड़ी जो है और सरवत जो मुमकिन तौर पर नहीं खेलेंगे वो फहीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन, उस्मान खान और सऊद शकील। और फहीम अशरफ के बारे में आपको पता है बहुत ज्यादा डिबेट हुई, लेकिन पहले मैच में कहा यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फहीम अशरफ 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, यानी फहीम अशरफ हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो कहा जा रहा है कि होंगे। अच्छा, खुशदिल शाह और आप ये कह रहे हैं कि तैयब ताहिर, ये हमारे मिडिल ऑर्डर, ये खुशदिल शाह को आप कैसे भट्ट साहब जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि अभी इंटरनेशनल एरिना से इतना इन भी नहीं रहा वो, और काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर यह है। सलमान ने तो चले कहीं ना कहीं प्रूव किया है कि डाउन द ऑर्डर आकर अच्छा खेलता है। इस पर थोड़ी सी बात करें। जोहेब में मुझे ना तकरीबन कोई 3 से ज्यादा दहाइयां हो गई है इस दश की सयाही में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हम इसी तरह देखते हैं कि अचानक एक प्लेयर फ्रॉम नोवेयर टीम में आ जाता है। खुशदिल शाह भी यही है। देखें, अगर पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें या रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें तो खुशदिल शाह ने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से हम कह दें कि खुशदिल शाह को क्यों लेके जा रहे हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट खुशदिल शाह के पीछे भी खड़ी हुई है, फहीम अशरफ के पीछे भी खड़ी हुई है। मेरे ख्याल में रविश को अब तर्क करना होगा कि अगर आप लेकर आए तो आप जस्टिफाई करने के लिए मीडिया को तो बताएं कि ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमने खुशदिल शाह को लिया है और ये रीजन है जिसकी वजह से हमने इरफान खान नियाजी को ड्रॉप किया है। लेकिन आज तक जब मैं आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वो मौका है जो न समझने का न समझाने का, हमें भी ये काम। अच्छा, ये आपकी ऑर्डर में आपने जो वन डाउन रखा है, कामरान गुलाम को रखा है, तो भारी जिम्मेदारी कामरान गुलाम के कांधों पर भी है, क्योंकि वन डाउन उन्होंने खेला होगा फर्स्ट क्लास में, लेकिन ये कि इंटरनेशनल में तो नीचे ही आए हैं। वन डाउन की पोजीशन तो बाबर आजम के लिए फिक्स, लेकिन क्योंकि जाहिर है हमारे ओपनर साइम अनफिट हो गए, इसलिए आपने उसको। अच्छा, मैंने जोहेब जो आपको 11 बताए हैं ना, ये मैंने तो आपको बताए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच भी तकरीबन ये पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दाएं बाएं से जो बातें आ रही हैं, ये मैंने आपको वो 11 बताए हैं। लेकिन कामरान गुलाम, अगर आपको याद हो
कि इंग्लैंड के खिलाफ जब बाबर आजम टेस्ट मैच में ड्रॉप हुए थे तो कामरान गुलाम ने उस वक्त नंबर 3 पर जाकर बैटिंग की है। देखिए वनडे तो ऐसी चीज है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको बाज दफा टीम की जरूरत के मुताबिक, बाज दफा प्लेयर को टीम में डालने के लिए पोजीशन चेंज करना पड़ती है। तो कामरान गुलाम को अगर ये नंबर दिया गया है, हो सकता है कोई और आ जाए, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक तो कामरान गुलाम ही नंबर 3 पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रेगुलर नंबर 3 है वो बाबर आजम है। अच्छा, अब हम बाबर आजम से ओपन करवा रहे हैं। बाबर आजम की जो 100 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल है, 2015 में हमें 2 मैचेस ऐसे नजर आते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड इन यूएई जिसमें बाबर आजम नंबर 3 पर खेले। कुछ मैचेस में 7-8 मैचेस हैं जिसमें नंबर 4 पर खेले, लेकिन पूरी बाबर आजम की क्रिकेट जो है वो वन डाउन पर ही हमें नजर आ रही है। लेकिन अब ये साइम अयूब की वजह से हमने एक गैम्बल खेला है। उम्मीद है कि बाबर आजम को जो किंग बाबर कहते हैं, वाकई वो अपने मकाम और मर्तबे के मुताबिक साहब, लेकिन वो ये कि कामरान पे प्रेशर आ जाएगा ना आपको, आप अब कामरान गुलाम पे वो प्रेशर इस तरीके से आएगा कि बाबर स्लो करेंगे, स्ट्राइक रेट उनका इतना ज्यादा होगा नहीं। दूसरी तरफ फखर टेक्निकली साउंड इतने ज्यादा है नहीं, विकेट उनकी जा सकती है। अगर 5-6 मैचेस खेलेंगे उनमें 1-2 में ही परफॉर्म करेंगे वो, तो फिर स्ट्राइक रेट और वो और जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट, 300 से अबव होगा टारगेट, तो फिर कुछ हो पाएगा। देखिए बिल्कुल बाबर के साथ स्ट्राइक रेट का जो मसला रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में T20 क्रिकेट में उनके लिए मसाइल ज्यादा रहे। वनडे क्रिकेट में तो उनके पास चांस है कि अगर वो शुरू में स्लो खेलते हैं तो आगे जाके तेज खेलें, लेकिन मसला वही है कि जो पावर प्ले के ओवर्स है उसमें अगर बाबर आपको स्कोर नहीं करके देते तो फिर फखर से करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो टीम मैनेजमेंट सोच रही है, मैंने उसी के तहत आपको 11 खिलाड़ी बताया। सही। भट्टी साहब ये भी बताइए, वो तामीराती काम क्या चल रहा है? और सुनने में आया है कंप्लीशन की तरफ बिल्कुल पहुंच गया है गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की, जरा अपडेट दीजिए। देखिए सरवत, मेरे ख्याल में हम क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि तकरीबन 120 दिनों में आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। शाम 7-7:30 बजे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गद्दाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। फिर तकरीबन 3-4 दिन बाद प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो नेशनल स्टेडियम की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। तो कल जो नेशनल स्टेडियम में भी ब्रीफिंग दी गई है मीडिया को, ये बताया गया कि नेशनल स्टेडियम का भी 100% काम मुकम्मल हो गया। अब फाइनल टचेस, जाहिर है फिनिशिंग का काम छोटा मोटा बाकी, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे, मैं भी कहता था कि शायद ये मुकम्मल नहीं हो सकेंगे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आज शाम 7:30 बजे एक बड़ा फंक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है। लेकिन जो एक और अच्छी चीज आज दोपहर को मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं कि वो वर्कर्स जिन्होंने हजारों वर्कर्स जो सख्त सर्दी में गद्दाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में उन्होंने दिन रात एक किया है, उनके एजाज में उन्होंने लंच रखा है, जो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात है। और फिर कल जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है वो सारे मजदूर वहां भी मौजूद है मैच देखने के लिए, तो ये एक यूनिक चीज है। बिल्कुल, ऐसा गिव बैक जरूर करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने मेहनत से ये बनाया है। जी। और भट्टी साहब, अब टीम की परफॉर्मेंस की बात थोड़ी सी अगर हम मजीद करें, तो जो ट्रायंगुलर सीरीज होने जा रही है, इसमें आप समझते हैं कि पहले मैच से ही हमने वही टीम खिलानी है जो इस आईसीसी इवेंट में खिलानी है, या फिर हमारे पास मौका है कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हम आजमा लें? देखिए जोएब, अब से चंद घंटे पहले साउथ अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड की टीम 3 दिन पहले आ गई थी, साउथ अफ्रीका की टीम आज आई है। लेकिन साउथ अफ्रीका में इस वक्त FA T20 जो उनकी लीग है वो चल रही है, और साउथ अफ्रीका की टीम में 9 उनके मेन प्लेयर नहीं आए। तो ये कंसर्न की बात है कि भाई जब इतने बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए आप आ रहे हैं तो आपको अपने मेन प्लेयर पाकिस्तान भेजने चाहिए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका का मसला ये है। लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ वो कराची में खेलेंगे 12 तारीख को, तो मेरे ख्याल में उनके 2-3 जो मेन प्लेयर हैं उनमें महाराज भी हैं, एक और भी कोई प्लेयर है, वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जो आपका सवाल है, बिल्कुल मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के पास जो तजर्बात है, कल न्यूजीलैंड के खिलाफ कर ले, 12 तारीख को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कर ले, फिर अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो 14 को कराची में फाइनल है,
मेरे ख्याल में 19 को जो मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, उसमें पाकिस्तान वही टीम उतारेगा जो इन 3 मैचेस में खिलाएगा। लेकिन एक सुबह का टाइम है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक जो हिस्ट्री कहती है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 3 मैचेस हुए हैं, वो तीनों पाकिस्तान हार गया है। तो आई होप कि पाकिस्तान हिस्ट्री को चेंज करे और इस बार नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान मैच जीतकर एक चैंपियंस ट्रॉफी का तगड़ा स्टार्ट ले। बिल्कुल। भट्टी साहब ये भी बताइए, ड्यू फैक्टर बहुत है मौसम की वजह से, तो विल दैट कम इन आवर फेवर या इट विल बी अगेंस्ट अस? पूरे टूर्नामेंट पर असरअंदाज होगा ये। देखिए सरवत, अगर आप 7-8 बजे अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करें ना, तो आप विंडो स्क्रीन देखेंगे, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, जी जी, कि ओस गिरना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली ड्यू फैक्टर तो है। पंजाब से भी इत्तलात ये आ रही है कि लाहौर में भी ड्यू फैक्टर है। तो मेरा ख्याल जब ड्यू फैक्टर होता है तो फिर टॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टीम टॉस जीती है, और खासतौर पर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आसान हो जाती है। तो अब देखना है कि ड्यू फैक्टर टीमों को मुतासिर करता है या नहीं करता। लेकिन क्रिकेट में पिचेस, ड्यू फैक्टर, प्लेयर्स का इंजर्ड होना, ये देखिए मामूल की चीज है। अभी से अगर पाकिस्तान टीम इस चीज को अपने आसाब पे सवार कर लेगी तो शायद आगे अच्छा नहीं कर सकती। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये टीम जिसने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम 3 मैच जीत गए, तो 2 हम बड़ी वनडे सीरीज जीत कर आ रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमने वनडे सीरीज। साहब ये भी बताइएगा, इस ड्यू फैक्टर की वजह से क्या टीम सिलेक्शन में कोई कॉम्बिनेशन में, जैसे कहा जा रहा है कि सुफियान को भी रखना चाहिए था, एक और स्पिनर होता हमारे साथ, सलमान वैसे ही कोई ऐसे स्पिनर नहीं है, पार्ट टाइमर ही है, और अगर ये ओस भी पड़ती है, बॉल ग्रिप करने में मुश्किल होती है, हमारे फास्ट बॉलर्स भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो कोई कॉम्बिनेशन मजीद आप समझते हैं बेहतर किया जा सकता था एक और स्पिनर को ऐड ऑन करके? देखें, ये तो बात आप सही फरमा रहे हैं कि अगर जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी थोड़ी सी प्लानिंग बेहतर होती, तैयारी अच्छी होती, तो इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। लेकिन जाहिर है आकिब जावेद साहब कहते हैं कि जी आप एक स्पिनर ही टीम में खिलाते हैं, तो चले। अब हमें चूंकि टूर्नामेंट सर पे आ गया, क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा इस टीम सिलेक्शन पे हो गई है, तो आकिब जावेद की नीयत में हमें शक नहीं है। अब तो हम परफॉर्मेंस देख के जाहिर है हम क्रिटिसिज्म भी करेंगे। अब जी जी, जो परफॉर्मेंस रहेगी, दवा का वक्त गुजर गया। हाँ, दवा का वक्त गुजर गया, अब तो दुआओं का वक्त है। दुआओं का वक्त है, और जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से हम क्रिटिसिज्म भी करेंगे। आखिरी सवाल भट्टी साहब, वेरी क्विक एंड वेरी शॉर्ट, जस्ट टू राउंड अप दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन, तीनों मुल्कों में से सबसे ज्यादा मजबूत टीम आपके लिहाज से कौन सी है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो मेरा दिल तो पाकिस्तान के साथ कहता है, लेकिन ऑन पेपर मेरे ख्याल न्यूजीलैंड ज्यादा मजबूत। इंडिया पाकिस्तान कौन जीत रहा है? सर आप रैपिड फायर कह रहे हैं हम आपके साथ। देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टेबल को टर्न करे, लेकिन कल रात भी जो हमने नागपुर में इंग्लैंड और इंडिया का मैच देखा, तो ऑन पेपर तो इंडिया मजबूत है और इंडिया फेवरेट की हैसियत से 23 को दुबई स्टेडियम में उतरेगा। जबरदस्त। माजिद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हम इसी तरह तंग करते रहेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स तंजकार। तो जनाब ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस कल भी हुई है ना इंग्लैंड के खिलाफ, क्या बैटिंग उनकी जबरदस्त चल रही है, और बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए, काफी टफ होने वाला ही है टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए।